प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में कार्यपालिका के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के कार्यों के संबंध में वर्तमान समय में व्यक्तिवादी विचारधारा को त्याग कर जन कल्याणकारी राज्य के विचारों को अपना लिया गया है। जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम राज्य के कार्यों में वृद्धि हुआ है और जैसा कि लिप्सन लिखते हैं कि राज्यों के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि में ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के प्रमुख कार्य अग्रलिखित या निम्न प्रकार से हम बता सकते हैं, जिसमें पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप से में संगठित समाज है और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखना होती है और यह कार्यपालिका ही करती है। और इसके अतिरिक्त व्यापार है, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इन कार्यों के संपादन हेतु कार्यपालिका द्वारा बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तियां की जाती हैं तथा इन अधिकारियों की पदोन्नति, अवनति तथा पदच्युत कार्य भी कार्यपालिका ही करती है। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देश देने का कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। दूसरा कार्य वैदेशिक संबंधों का संचालन। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ राजनीतिक चेतना व वैदेशिक संबंधों के संचालन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बल दिया गया है, यह माना गया है और राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है और इसके साथ साथ दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और इसके अलावा आर्थिक तथा सांस्कृतिक संधियां भी निभाता है या उनको आगे चलाता है और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेती है। यद्यपि वर्तमान समय की प्रवृत्ति के अनुसार सामान्यतः व्यवस्थापिका विदेशी विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है, किंतु वैदेशिक संबंधों के संचालन में विशेषज्ञता, गुप्तता या व्यक्तिगत चातुर्य की आवश्यकता होने के कारण सामान्यतः व्यवस्थापिका संवैधानिक संबंधों के वास्तविक संचालन में बहुत कम काम कर सकती है। तीसरा है सैनिक कार्य। सामान्यतः राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेनाओं के सभी अंगों, जिसमें तीनों सेनाएं आती हैं, जिसमें थल, जल और वायु के प्रधान के रूप में कार्य करता है और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा का कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है और अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकतानुसार युद्ध शांति की घोषणा करती है। इसके संबंध में चांसलर केंट कहते हैं कि सैन्य बल पर नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना और बाह्य आक्रमण से रक्षा संभवतः कार्यपालिका ही से संबंधित कार्य है। अगला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। कार्यपालिका के विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक सीमा तक शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करती है। इस प्रकार से शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को विधानमंडल में अधिवेशन बुलाने और उसके स्थगन करने का अधिकार भी होता है। संसदात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए नवनिर्वाचन का आदेश दे सकती है। इसके साथ ही वर्तमान समय में यहाँ तक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण करती है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण का कार्य को प्रभावित कर सकती है। दोनों ही व्यवस्थापिका
में कार्यपालिका प्रधान की विधियों के संबंध में निषेधाधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा जिस समय व्यवस्थापिका अधिवेशन नहीं होता है उस समय आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है, जो विधि के समान ही प्रभाव की होती है। और इसके अनुसार वर्तमान समय में कार्यपालिका को ये प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से बहुत अधिक शक्ति भी प्राप्त हुई है। अगला कार्य वित्त से संबंधित कार्य है। यद्यपि वार्षिक बजट स्वीकृति करने और कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, किंतु बजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका ही कर सकती है। कार्यपालिका का वित्त विभाग आय से विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के उपभोग पर विचार करती है। न्याय संबंधी कार्य प्राय प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान होती हैं। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को समाधान का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों को दया करके उन पर दंड को कम कर सकती है और उन्हें समाधान प्रदान भी कर सकती है। इसके साथ साथ ही शारीरिक क्षमता की शक्ति और अंतर्गत कार्यपालिका की एक ही अपराध से संबंधित अनेक अपराधियों को एक साथ क्षमा प्रदान कर सकती है। कार्यपालिका को समाधान की ये शक्ति मानवीय अधिकारों और राजनीतिक तथा व्यवहारिक कारणों से दी गई है या उसको मिली हुई है। इसके साथ ही वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी विभागों में अर्ध न्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों से मिले जुले या सिलसिले में आगे को जुर्माना लगा सकती है और हर्जाना वसूल कर सकती है। इसके साथ साथ इंग्लैंड में हेबर्ट जैसे आलोचक क्या कहते हैं कि कार्यपालिका इन कार्यों को न्यायिक कार्यों की टिप्पणी करते हुए नई निरंकुशता कह करके उसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा विविध और भी अन्य कार्य हैं, जिनमें अन्य कार्यों में हम क्या क्या चीज़ें उनको रखा गया है। उनमें कार्यपालिका को उपाधि प्रदान करने का अधिकार होता है। कुछ देशों में विशिष्ट सेवाओं के बदले पेंशन और अन्य प्रकार के समाधान देने का अधिकार भी कार्यपालिका को होता है। वस्तुतः कार्यपालिका राज्य की विचारधारा के साथ ही कार्यपालिका के कार्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब हम इसके गुणों की बात करेंगे। कार्यपालिका के आवश्यक गुण क्या हैं? कार्यपालिका अपने उपरोक्त कारणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकने के लिए उसमें कुछ इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जिसमें पहला गुण है कर्तव्यपरायणता। व्यवहार के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य और बहुत अधिक व्यापक तथा कार्यपालिका अपने कार्य उस समय सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जब उसमें कर्तव्यनिष्ठता की भावना हो और अपने उत्तरदायित्व के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से रखते हुए उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कार्यकुशलता आती है। कार्यपालिका का कार्य ढीला ढाला या देर से प्रवृत्ति करने वाला नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कार्यपालिका के कार्य में कार्यकुशलता शीघ्र और स्फूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा निर्णय में शीघ्रता। कार्यपालिका के द्वारा सुदृढ़ता के साथ में निर्णय लेने उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए विलम्ब होने का अनेक कार्य होने से कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही सच्चाई और ईमानदारी। कार्यपालिका के कार्यों को बहुत अधिक सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से प्रलोभन नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो भ्रष्टाचार फैला देगा या उसमें भ्रष्टाचार व्यक्त हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें निष्पक्षता भी पाई जाती है। उसके द्वारा किसी वर्ग के संप्रदाय या व्यक्ति के साथ पक्षपात न करते हुए सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, अन्यथा इसमें असंतोष पैदा हो सकता है। गोपनीयता। कार्यपालिका के आंतरिक और बाह्य प्रशासन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर सके इसके लिए निर्णयों की गोपनीयता रखनी आवश्यक होती है। ऐसे में व्यवस्थापिका को चाहिए कि वो कार्यपालिका के निर्णय में उचित समय से पूर्व प्रकट न करें। कार्यपालिका के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियाँ रिसेंट ट्रेंड आई हैं, उनमें वर्तमान समय में कार्यपालिका के प्रसंग में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की प्रवृत्तियां सामने आई हैं, जिसमें पहली प्रवृत्ति तो यह है कि कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि और दूसरा कार्यपालिका के सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर एकल नेतृत्व या कार्यपालिका की प्रधान की शक्ति में वृद्धि होना। वस्तुतः ये दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे
कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि, कि कार्यपालिका की शक्तियाँ किस प्रकार से ये आगे बढ़ रही हैं, वृद्धि हो रही है। तो इसमें हम बात करेंगे वर्तमान समय में एक विशेष लक्षण और प्रवृत्ति है। राजनीतिक संस्था विकास की तरह इस तरह हो रहा है जिसके कार्यपालिका और शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज ये चिंता का युग है, तीव्रता का युग है, और चिंता और तीव्रता के मध्य युग कार्य करने वाले संगठनात्मक संयंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया है। व्यवस्थापिका अपने विशाल और सर्व प्रतिनिधित्व के स्वरूप में नियमों में बंधी हुई कार्यपालिका कारण तीव्र रूप से कार्य करने की संस्था नहीं हो सकती है। इस प्रकार से संस्था तो कार्यपालिका ही हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कार्यपालिका की शक्तियों में भारी वृद्धि हुई है। उन वृद्धियों को मुख्य रूप से इस प्रकार से हम बता सकते हैं। जैसे पहला है जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। इसमें जन कल्याणकारी योजना कार्यपालिका को व्यापक शक्ति प्रदान देने के लिए बाध्य करती है। जिस राज्यों के द्वारा समाज कल्याण की धारणा को व्यापक अपना लिया गया है या धारणा अपना ली गई है, वहाँ सामाजिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित व्यवस्था में कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति प्रदान दी गई है। इसके साथ ही दलीय पद्धति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उनका विकास कार्य शक्ति हुई है, बहुत अधिक वृद्धि कर ली गई है। संस्थात्मक लोकतंत्र में बहुमत दल के समर्थन टिका हुआ है। कार्यपालिका बहुत जन कल्याणकारी राज्य की धारणा के संबंध में ये बात सामने आई कि ये जन कल्याण की योजनाएं कार्यपालिका की व्यापक शक्ति के देने के लिए बाध्य करती है। जिस राज्य के द्वारा समाज कल्याण की धारणा को अपना लिया गया है, वहाँ समाज कल्याण और आर्थिक सुधारों के संबंध में व्यवस्थापन और कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली शक्ति प्रदान करती है। इसके साथ ही दलीय पद्धति के विकास ने जो कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। संस्थात्मक लोकतंत्र में बहुमत दल के नेता के समर्थक पर टिकी हुई कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली या शक्तियाँ ग्रहण कर लेती है और इसके साथ ही उच्च स्वरों में घोषणा करती है, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली जो शक्ति है वो प्रदत्त व्यवस्थापन की है। वर्तमान समय में कानून के निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण, जटिल हो जाने के कारण व्यवस्थापिका अपने कार्य को इच्छा या कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को विभिन्न विभागों को सौंप दी जाती है। आधुनिक समस्याओं की जटिलता। वर्तमान समय में राज्य को अत्यधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं को हल ढूंढने के लिए उन्हें विशेष प्रकार का अनुभव या ज्ञान के साथ साथ योग्यता होनी चाहिए और ये कार्यपालिका के सदस्यों के पास ही होती है। अतः व्यवस्थापिका के सामने सामान्य योग्यता वाले सदस्यों के पास में नहीं होती है। व्यवस्थापिका के सदस्य स्वयं अपने असक्षमता में से परिचित होते हैं और उनके आमतौर पे वे कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति का स्वागत करते हैं। इसके अलावा नियोजन की बात आती है, प्लानिंग की। इसमें वर्तमान समय अधिकांश प्रगतिशील देशों द्वारा आर्थिक विकास के लिए नियोजन यानी प्लानिंग की पद्धति को अपनाया गया है और इस पद्धति के अंतर्गत योजनाएं तैयार करने और उन योजनाओं को कार्य के रूप में परिणत करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी व्यापार की। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेशी व्यापारों का संचालन शासन के बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य है तथा इन संचालन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसी आधार पर कार्यपालिका को सरकार के अन्य अंगों को भी शक्तिशाली शक्ति प्रदान होती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की शक्तियाँ वर्तमान समय के संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो नामात्र होती है। अधिक वास्तविक तो मंत्रिपरिषद और व्यवस्थापिका के विघटन करने की शक्ति है। मंत्रिपरिषद के इन शक्तियों के कारण संसदीय शासन में कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि हो गई है। इसके साथ साथ ही नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके संबंध में अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व सामाजिक कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के सबसे अधिक योग है और वह तत्व है कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था के नेतृत्व की आवश्यकता है। आज का चिंता का युग है, तीव्रता का युग, और इस युग में प्रत्येक राज्य व्यवस्था का नेतृत्व की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका
राज्य व्यवस्था के नेतृत्व में नहीं कर सकती है, वह कार्यपालिका में ही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री और रचनात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका की सत्ता में निरंतर विस्तार हो रहा है और लिप्सन केस के संबंध में कहता है कि मतदाताओं द्वारा राज्यों को सौंपा गया प्रत्येक नया कर्तव्य, शासन द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक अतिरिक्त शक्ति से कार्यपालिका की सत्ता और महत्व में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कार्यपालिका सत्ता की वृद्धि बहुत अधिक भय की दृष्टि से देखा जाता है और वे ऐसी आकांक्षा व्यक्त करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में पड़ गई है। लेकिन कार्यपालिका सत्ता के साथ विचार में ये न तो निंदा की जानी चाहिए और न ही उन्हें भय की स्थिति देखी जानी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक प्रजातंत्र के अंतर्गत विरोधी राजनीतिक दल समय समय पर होने पर चुनाव और जागरूक प्रेस, स्वतंत्रता, न्यायपालिका के रूप में इस प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनके द्वारा कार्यपालिका को मनमानी होने से रोकने का कार्य किया है। अतः कार्यपालिका के अनुसार कार्यपालिका के अनाचार की बात करना निरर्थक है, बेकार है। कार्यपालिका में सामूहिक नेतृत्व के स्थान में एक एकल नेतृत्व की बात होती है। इसमें ये बताया गया कि सामान्य व्यक्ति व सोचने वाला लोकतंत्र के सामूहिक नेतृत्व की स्थिति होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन व्यवहार में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की परिस्थितियों में संसदीय व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, सर्वत्र एकल नेतृत्व की स्थिति होती है। व्यवहार में संसदीय व्यवस्था के आज प्रधानमंत्री के शासन की स्थिति प्राप्त कर ली गई। अब संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा एकल नेतृत्व की इस स्थिति को लोकतांत्रिक व्यवस्था का निषेध नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एकल नेतृत्व संविधान की मर्यादा में रहते हुए अपने कार्य करते हैं। धन्यवाद।